और ये वाला जो बिल था इसको लोकसभा में यूनानिमसली पास भी किया गया था। इस बिल के पीछे जो मेन पर्पस था सरकार का लाने का वो ये था, दे वांटेड टू प्रोवाइड अगेंस्ट द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम इन लाइन विद इंडियाज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एक बहुत ही बड़ा झटका मिला है सरकार को, बिकॉज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो संशोधन करने के लिए कानून यहां पे पेश किया गया था उसको राज्यसभा के द्वारा पास नहीं किया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि राज्यसभा हैज डेफर्ड द पैसेज ऑफ बिल फॉर बैनिंग द फंडिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसकी दोस्तों जो नेक्स्ट सिटिंग है, जो अगली सिटिंग है, वो कल यानी कि 25 जुलाई को होने वाली है एंड दैट डे इट विल बी डिसाइडेड कि क्या ये वाला बिल राज्यसभा के द्वारा पास किया जाएगा या फिर नहीं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले कि असल में ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होते हैं, क्या वजह रही थी जिसके चलते ये वाला अमेंडमेंट बिल पास किया गया था लोकसभा में पहले, और क्या वजह रही कि अब ये वाला बिल जो है उसको राज्यसभा में पास नहीं किया गया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की एक सिंपल सी परिभाषा को समझ लेते हैं। आपको यहां पर यह जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि असल में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फिर संस्थान के द्वारा इसकी कोई सिंगल परिभाषा दी ही नहीं गई है। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कानून की भी बात करें तो कोई भी ऐसा कानून नहीं है, कोई भी ऐसा समझौता नहीं है जो कि इसकी कोई परिभाषा देता हो। हाँ, ये जरूर है कि इसमें हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को मान लेते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स को मान लेते हैं और केमिकल वेपन्स को भी मान लेते हैं। बल्कि अगर आप लोग इसका विकिपीडिया पे जाकर के देखेंगे तो वहां पर भी आपको कोई बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव यहां पे डेफिनेशन देखने को मिलती ही नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि यहां पे जो यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है उन्होंने अपने स्तर पर इसकी एक डेफिनेशन दे रखी है। अकॉर्डिंग टू देम अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इज अ न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और अदर डिवाइस दैट इज इंटेंडेड टू हार्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो इन्होंने यहां पर टाइप की बात करी है और आउटकम की बात करी है कि अगर कोई ऐसा हथियार है जो कि बहुत सारे लोगों को एक साथ हार्म कर सके तो उस केस में हम लोग उसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या फिर WMD भी कह सकते हैं। इन्हीं WMDs को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए दुनिया भर में कई सारे प्रोटोकॉल्स और कई सारे कन्वेंशंस को साइन किया गया था, जिसमें कि जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 का सामने आता है जो कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को एक साथ बैन करने की कोशिश करता था। उसके बाद बायोलॉजिकल वेपन्स को लेकर एक कन्वेंशन साइन करी गई थी, 1972 की बात है, और केमिकल वेपन्स को लेकर एक कन्वेंशन साइन करी गई थी 1992 की बात है। आपको बता दें कि ये दोनों की दोनों, इनफैक्ट ये तीनों की तीनों कन्वेंशंस को भारत ने भी साइन किया हुआ है, जिसके चलते भारत यहां पे बाध्य हो चुका था कि भारत को भी अपने देश में एक डोमेस्टिक लॉ इस चीज को लेकर लाना जरूरी था। यहां पर आपको बता दें कि इंडिया के द्वारा केवल 1972 और 92 वाली जो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स की कन्वेंशन है इसको साइन किया गया था। न्यूक्लियर वेपन को लेकर इंडिया के द्वारा यहां पे किसी चीज के ऊपर कोई हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटी ही अलग चलती है जिसका नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसको लेकर इंडिया के स्टैंड काफी अलग हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में यहां पे बात नहीं करने वाले हैं। इंडिया ने क्योंकि एक डोमेस्टिक कानून यहां पे पेश करना था तो हमने भी अपने डोमेस्टिक कानून में WMDs को डिफाइन किया था। नंबर 1 हमने बायोलॉजिकल वेपन्स की बात करी थी और नंबर 2 हमने यहां पे केमिकल वेपन्स की बात करी थी, जिनको कि इंडिया WMDs की डेफिनेशन में लेकर आता है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन डेफिनेशंस को पढ़ सकते हैं। ये वाला जो कानून था, ये WMD का कानून था। इसका मेन पर्पस क्या था कि हम लोग भारत में ना तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ना इसके ट्रांसपोर्ट को अलाउ करेंगे, ना इसके ट्रांसफर्स को अलाउ करेंगे, और इनके जो मीन्स ऑफ डिलीवरी है इनको भी भारत में हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। इन चीजों को यहां पे प्रोहिबिट किया गया था। अब क्या होता है, इस साल अप्रैल 6, 2022 की बात है, सरकार जो कि करंट रूलिंग गवर्नमेंट है इसके द्वारा बेसिकली इस अमेंडमेंट बिल को पेश किया जाता है जो कि ओरिजिनल 2005 वाले इस कानून को संशोधन करने की कोशिश करती है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये वाली खबर इंडियन एक्सप्रेस की है जो कि 7 अप्रैल को सामने आती है। WMD अमेंडमेंट बिल, इसको पास किया गया लोकसभा में। जयशंकर सेज इट विल बूस्ट द नेशनल सिक्योरिटी। दोस्तों ये वाला जो कानून था इसको भारत के विदेश मंत्री
मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा ही लोकसभा में पेश किया गया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वाला जो बिल था इसको लोकसभा में यूनानिमसली पास भी किया गया था। इस बिल के पीछे जो मेन पर्पस था सरकार का लाने का वो ये था, दे वांटेड टू प्रोवाइड अगेंस्ट द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम इन लाइन विद इंडियाज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। असल में इस नए अमेंडमेंट को लाने के पीछे दो तीन प्रमुख पर्पसेस थे। पहला पर्पस तो ये था कि आजकल के समय में जो रेगुलेशंस हैं वो WMDs को लेकर काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं, बल्कि UNSC की बात करें या फिर इवन FATF की जो सिफारिशें हैं उनकी भी बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे कई सारी नई रेगुलेशंस, नए गाइडलाइंस को इशू किया है। उन्हीं गाइडलाइंस को अडहेयर करने के लिए, मानने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये वाला नया अमेंडमेंट लाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर बिल की ये भी कोशिश थी कि सेंटर वांटेड टू फ्रीज, सीज और अटैच फंड्स और अदर फाइनेंशियल एसेट्स और economic resources for preventing such financing, and the government wanted to prohibit making available funds, financial assets or economic resources for any prohibited activity in relation to WMDs and their delivery system। तो बेसिकली जो नए रेगुलेशंस थे और जो नए तरह के फाइनेंसिंग के सोर्सेज आ चुके हैं उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये वाला अमेंडमेंट लाया गया था। अब यही वाले अमेंडमेंट बिल को बेसिकली गवर्नमेंट ने पेश किया था राज्यसभा में और यहां पर भी डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा ही इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल को टेबल किया गया था राज्यसभा में। लेकिन द बिल फॉर बैनिंग फंडिंग ऑफ WMDs, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इसको डेफर किया गया है, जो कि गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा एक झटका यहां पर लग चुका है, बिकॉज दे हैड एक्सपेक्टेड कि इस बिल को यहां पे आसानी से पास कर दिया जाएगा। अब ये वाला जो अमेंडमेंट था इसको दोस्तों राज्यसभा में 18 जुलाई को पेश किया गया था, बट राज्यसभा ने इसको डेफर किया है 25 जुलाई, यानी कि कल तक। देखना बाकी है कि कल क्या होगा। और यहां पर इस पर्टिकुलर सिटिंग में जब इस अमेंडमेंट बिल को पेश किया गया था तो चेयर में बैठे हुए थे भुवनेश्वर कलिता, जो कि मेंबर ऑफ BJP ही हैं, और इन्होंने बेसिकली एक्सेप्ट करी थी रिक्वेस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जिन्होंने कहा कि हमें इस बिल को यहां पे डेफर कर देना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि राज्यसभा में इस बिल को डेफर क्यों किया गया। सबसे पहले क्या हुआ था कि यहां पर जो विपक्षी दल के नेता थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग इस बिल को पास करने के पहले जो भारत में चल रही महंगाई है उसके बारे में एक चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन जो चेयर थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके चलते बहुत सारे विपक्षी दल के नेता उन्होंने एक वॉकआउट स्टेज किया, दे बेसिकली वॉकड आउट ऑफ द हाउस, जिसके चलते यहां पर कोई भी उसके बाद बातचीत नहीं हो पाई। जब यहां पे ऑपोजिशन बाहर निकलकर चली गई उसके बाद यहां पे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स है मिस्टर मुरलीधरन, इन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है, ये हमारी सिक्योरिटी को बल्कि वैश्विक सिक्योरिटी के साथ डील करता है, इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इस बिल को अगर पास करना है तो उस टाइम पे ऑपोजिशन भी यहाँ पे प्रेजेंट हो। बट अनफॉर्चुनेटली द ऑपोजिशन ऑल्सो इज एब्सेंट टुडे। आई वुड सजेस्ट कि अगर हम लोग 1 या 2 दिन वेट करते हैं, उस केस के बाद हम लोग इस बिल को दोबारा यहाँ पे पिकअप कर लेंगे, और अगर वहां पर ऑपोजिशन जो है डिस्कशन को कंटिन्यू करेगी उसके हिसाब से हम लोग बिल को पास कर देंगे। सो ये है जो कि लेटेस्ट यहाँ पे हमारे सामने आता है। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जुलाई 25 को ये बेसिकली डिस्कशन दोबारा होने वाली है कि क्या ये वाला जो बिल है ये पास होगा भी या फिर नहीं। जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपके सामने पेश करेंगे। आपकी क्या राय है इस बिल को लेकर डेफिनेटली बताइए कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारी जो मास्टर क्लास सीरीज़ है वो अभी भी चल रही है, ज्योग्राफी क्लास 7th NCERT की, जो कि खत्म होने वाली है। इसकी आखिरी क्लास कल होने वाली है 1 बजे। इसमें आकर के डेफिनेटली हिस्सा लीजिए। इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और साथ ही में अगर आप लोग अपनी तैयारी को घर बैठ के शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट बुक का सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको इंडिया के बेस्ट UPSC इंस्टीट्यूट्स अपने बेस्ट जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल करवा रहे हैं, एंड यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आप लोग ऐसा कर सकते हैं। इसमें बल्कि आपको मेरे द्वारा भी ज्योग्राफी के लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, एंड द कॉस्ट दैट यू हैव टू पे फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स ओवर हियर इज 30,000 रुपीज पर एनम, जिसमें कि आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा स्पेशल कूपन कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड